कन्वेक्शन के प्रूफ को सही से पूरा किया। कड़ी में आप उसके आगे नहीं जा सकते। वो मुझे जानता है। मैं शाम को हमले करूंगा। बड़े बड़े ऑथर्स के काम को लेकर फिर तो तुम्हें दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। किसी समय से हेलुसिनेशन का शिकार है। मुझे लगा तुम असल में हुई नहीं। अभी अंकल जी, सवाल लड़ा रहे हो सिपाही। कोई मिशन नहीं है। और अगर 20 मील में इंडिया की चाय जो काफी कड़क होती है, मेटाफिजिकल डिल्यूजन। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेस यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नेस। वो जहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहां उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नेस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नेस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैस अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैस की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैस के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैस, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैस की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उससे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों की जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैस को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैस इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है।
अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी ये सभी उसके दिमाग की उपज है, वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैस का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैस के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैस को कठोर थेरेपी दी जाती है जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैस को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैस धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैस अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैस जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैस ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैस भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन नैस का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैस स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं।
सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैस अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नैस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नैस। वो जहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहाँ उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नैस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नैस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैस अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैस की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैस के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैस, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैस की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उससे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों की जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैस को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैस इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी, ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैस का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैस के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैस को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है।
नैस को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैस धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैस अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैस जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैस ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैस भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन ने इसका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं, जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैस अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है, और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नैस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके
उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नेस। वो जहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहां उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नेस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नेस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैस अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैस की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैस के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैस, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैस की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उसे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों के जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैस को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैस इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी, ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैस का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैस के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैस को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैस को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैस धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है, जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है।
छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैस अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है, कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैस जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैश ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैस भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन नैस को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं, जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैस अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है, और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नैस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नैस। वो जहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहां उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नैस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नैस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता।
उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैश अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैश की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैश के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैश, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैश की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उससे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों की जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैश को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैश इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी, ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैश का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैश के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैश को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैश को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैश धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है, जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैश अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैश जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है।
चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है। पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैश ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैश भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन नेस को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं, जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैश अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है, और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नैश का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नैश। वो जहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहां उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नैश अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नैश सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैश अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है।
यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थियोरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैश की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉर्ड से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैश के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैश, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैश की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उसे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों के जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैश को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैश इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी, ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैश का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैश के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैश को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैश को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती। ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैश धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है, जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैश अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैश जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैश ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैश भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है।
बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत जो कभी असामान्य समझ गया था अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन नेइस का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैस अपने आसपास देखता है जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नेइस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नेइस। वो जहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहां उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नैस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नैस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैस अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैस की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैस के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैस, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है।
लेकिन इसी दौरान नैस की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उसे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों के जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैस को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैस इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैस का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैस के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैस को कठोर थेरेपी दी जाती है जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैस को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैस धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैस अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैस जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैस ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैस भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन ने इसका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है।
समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं, जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैश अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है, और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नैश का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नैश। वो जहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहाँ उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नैश अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नैश सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैश अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैश की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैश के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैश, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैश की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उससे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों की जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैश को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैश इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं।
वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है, और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी ये सभी उसके दिमाग की उपज है, वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैश का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैश के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैश को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैश को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैश धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैश अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है, और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैश जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैश ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैश भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन ने इसका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती।
चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैस अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है, और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नैस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नैस। वो जहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहाँ उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नैस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नैस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैस अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैस की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैस के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैस, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैस की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उसे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों की जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैस को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैस इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्षर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है, और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी, ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैस का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है।
ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैस के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैस को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैस को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैस धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है, जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैस अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है, और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैस जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैस ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैस भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन ने इसका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं, जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैस अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं,
बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नेस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नेस। वो जहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहां उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नेस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नेस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैस अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैस की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैस के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैस, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैस की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उससे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों की जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैस को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैस इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी, ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैस का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैस के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैस को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैस को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो।
हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नेस धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है। छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नेस अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है। कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है, तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नेस जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नेस ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नेस भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन ने इसका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नेस स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं, जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नेस अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है, और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नेस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं,
बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1947 में एक दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नौजवान प्रिंसेस यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसका नाम है जॉन नेस। वो जहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ ऐसा खोजने आया है जो पूरी दुनिया को बदल दे। जहां उसके साथी क्लास अटेंड करने और प्रोफेसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वही नेस अपने कमरे में अकेला बैठकर एक बिल्कुल मौलिक आइडिया खोजने की जिद में डूबा रहता है। उसके लिए प्रिंसटन में सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनलिटी। नेस सामाजिक रूप से बेहद असहज है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना उसे नहीं आता। उसका रूममेट चार्ल्स हरमन उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का है। चार्ल्स हंसमुख, बेफिक्र और दोस्ताना है। वो नैश की जिंदगी को हल्के में लेने और लोगों के साथ जुड़ने की सलाह देता है, लेकिन नैश का ध्यान सिर्फ अपने उस एक महान विचार पर है जो उसे अलग पहचान दिला सके। एक शाम वो अपने साथियों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर उसके दोस्त आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तभी नैश अचानक इस स्थिति में एक पैटर्न देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सहयोग करे तो सबके लिए बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसी सोच से जन्म लेता है उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, जो एडम स्मिथ के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गेम थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध होता है और उस एकेडमिक दुनिया में पहचान दिलाता है। समय बीतता है और नैश की MIT में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो अपने छात्रों के बीच सम्मानित है, लेकिन उसकी अजीब आदत अब भी कायम है। वही उसकी मुलाकात होती है एलिसिया लॉट से, जो उसकी छात्रा है। एलिसिया बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और संवेदनशील है। वो नैश के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। नैश, जो भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा असहज रहा है, एलिसिया के साथ खुद को थोड़ा खुला महसूस करने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए जिंदगी सामान्य और खुशहाल लगती है। लेकिन इसी दौरान नैश की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक दिन उससे विलियम पार्चर नाम का एक सरकारी एजेंट मिलता है। पार्चर उसे बताता है कि देश को उसकी ज़रूरत है। सोवियत एजेंट गुप्त संदेशों के जरिए साजिश रच रहे हैं और इन संदेशों को समझने के लिए नैश को असाधारण गणितीय क्षमता चाहिए। नैश इस मिशन में पूरी तरह डूब जाता है। वो अखबारों और पत्रिकाओं में छिपे कोड ढूंढने लगता है और अक्सर हर नंबर में पैटर्न तलाशता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो देश को परमाणु हमले से बचा रहा है। उसका जुनून धीरे धीरे डर और शक में बदलने लगता है। उसे लगता है कि सोवियत जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर के बाहर बने एक शेड में एक गुप्त दस्तावेज छिपाता है। एलिसिया उसकी बदलती हुई हरकतों से चिंतित हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नैश को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और इस भ्रम में वो एलिसिया और खुद को खतरे में डाल देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ल्स पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी, ये सभी उसके दिमाग की उपज है। वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नैश का पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। जिन मिशनों को वो सच मानता था वो उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये सच सुनकर एलिसिया टूट जाती है, लेकिन वो नैश के साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। इलाज शुरू होता है। नैश को कठोर थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट में शामिल है। ये इलाज उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और देता है। दवाइयाँ उसकी मतिभ्रम की स्थिति को कम तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी सुस्त बना देती है। नैश को लगता है जैसे उसकी असली पहचान उससे छीन गई हो। हताश होकर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। मतिभ्रम फिर लौट आता है, लेकिन इस बार उन्हें समझने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि चार्ल्स की भतीजी कभी बड़ी नहीं होती, ये असंभव है। तभी वो तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग असली नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं करेगा। एलिसिया के अटूट समर्थन के साथ नैश धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश करता है। वो प्रिंसटन लौटता है। अब वो पहले जैसा चमकदार सितारा नहीं, बल्कि शांत और अकेला व्यक्ति है, जो लाइब्रेरी में बैठकर समीकरण हल करता है।
छात्र उसे पहचानते हैं, फुसफुसाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने काम की अहमियत फिर सामने आने लगती है। नैस अपनी बीमारी के साथ जीना सीख रहा है और उसी संघर्ष के बीच उसकी प्रतिभा फिर से सम्मान पाने की राह पर बढ़ रही है। प्रिंसटन की गलियारों में अब वो चुपचाप घूमता है, कभी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने शोध पत्र पढ़ता है तो कभी ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखकर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके सहकर्मी उसे पहचानते हैं, लेकिन पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके भीतर नहीं है। फिर भी कुछ प्रोफेसर उसके पुराने काम को याद करते हैं और उसे धीरे धीरे एकेडमिक माहौल में वापस जगा देने लगते हैं। नैस जानता है कि उसके भ्रम अभी भी उसके आसपास मौजूद है। चार्ल्स कभी कभी उसे मुस्कुराकर देखता है, पर्चर अब भी उसे मिशन की याद दिलाता है, लेकिन नैश ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें महत्व नहीं देगा। वो उनकी ओर देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। एक दिन प्रिंसटन के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो उसे सम्मानपूर्वक अपने विभाग में एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। ये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके योगदान को स्वीकार करने का संकेत है। नैस भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया। उसकी पहचान केवल उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी विचारों से है। बरसों बाद गणित और अर्थशास्त्र की दुनिया में उसकी गेम थ्योरी पर किए गए काम को नए सिरे से सराहा जाने लगता है। उसका सिद्धांत, जो कभी असामान्य समझ गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहा है। नीति निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगता है। इसी दौरान स्वीडन से एक ऐतिहासिक खबर आती है। जॉन नैस को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। ये वही विचार था जो एक बार में दोस्तों के बीच खड़े होकर उसके दिमाग में चमका था। अब वही विचार उसे दुनिया को सर्वोच्च सम्मान तक पहुंच रहा है। समारोह में जाने से पहले वो प्रिंसटन के अपने पुराने सहकर्मियों के बीच खड़ा होता है। एक एक करके प्रोफेसर उसके सामने अपनी कलम रखते हैं, जो अकादमिक दुनिया में गहरे सम्मान का प्रतीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब वो मंच पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में बरसों का संघर्ष झलकता है। वो भाषण में कहता है कि उसने हमेशा तर्क और प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया है। वो एलिसिया की ओर देखता है, जो दर्शकों में बैठी है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। नैश स्वीकार करता है कि अगर एलिसिया का साथ ना होता तो शायद वो इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाता। समारोह के बाद भी उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। चार्ल्स और पार्चर अब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते। वो केवल दूर खड़े साए हैं, जिनकी मौजूदगी को वो जानता है, पर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनने देता। यही उसकी असली जीत है। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि जॉन और एलिसिया साथ साथ प्रिंसटन के परिसर में चल रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है। नैस अपने आसपास देखता है, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को पहचान रहा हो, फिर शांत भाव से आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीतकर उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उसकी कहानी केवल एक महान गणितज्ञ की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय जिजीविका की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है, और प्रेम तथा धैर्य किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी जगा सकते हैं। जॉन नैस का जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समीकरण हल करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने में है।